नमस्कार। आज तारीख है 6 जुलाई 2025 और हमारे पास दुनिया भर के कुछ अहम घटनाओं से जुड़े कुछ स्रोत हैं। दुनिया में इस वक्त काफ़ी कुछ चल रहा है। एक तरफ देखिए तो मध्य पूर्व में शांति की एक बहुत ही कह सकते हैं नाजुक सी कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ बड़ी ताकतें अपनी रणनीतिक बैठकों में लगी हैं। और हाँ, आर्थिक बदलाव और पर्यावरण के मुद्दे तो हैं ही। तो आज हम यही करेंगे, इन सब जटिल खबरों की तह में जाने की कोशिश, मतलब इनसे काम की जानकारी निकालना और ये समझना कि दुनिया जा किधर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। और आज खास तौर पर जैसा आपने कहा, दो चीजों पर फोकस रहेगा। एक तो ये मध्य पूर्व वाली कूटनीति जो चल रही है, और दूसरा ब्रिक्स जैसे जो ये नए वैश्विक गठबंधन उभर रहे हैं उन पर भी बात करेंगे। स्रोतों में इनका जिक्र है। ठीक है, तो शुरुआत मध्य पूर्व से ही करते हैं। गाजा में करीब 21 महीने हो गए संघर्ष चलते हुए। अब खबर है कि कतर में इसे रोकने के लिए फिर से कुछ बातचीत की उम्मीद जगी है। हाँ, उम्मीद तो है, पर देखिए ये बहुत ही नाजुक सी डोर है। अमेरिका, कतर, मिस्र सब लगे हुए हैं मध्यस्थता में। लेकिन दिक्कत यह है कि इजराइल और हमास दोनों के बीच इस पर ही सहमति नहीं बन पा रही कि युद्ध रुकेगा कैसे और मतलब उसके बाद क्या होगा। और ऊपर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो सीधी भागीदारी है ना, वो इसे और भी मतलब पेचीदा बना रही है। हाँ, स्रोतों में ये बात आई है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने तो ऐलान भी कर दिया कि इजराइल वो 60 दिन के संघर्ष विराम वाले प्रस्ताव पर मान गया है। और दिलचस्प ये भी कि हमास ने भी शुरू में कहा कि हाँ ठीक है, हम बातचीत को तैयार हैं। सकारात्मक संकेत थे। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर जैसा कहते हैं ना, पेच फंस गया। हमास ने प्रस्ताव में कुछ बदलाव मांगे थे और इजराइल ने उन्हें सीधे सीधे कह दिया कि ये अस्वीकार्य हैं, वो मानने को तैयार नहीं। असल मुद्दा क्या है? हमास चाहता है स्थायी युद्ध विराम, मतलब हमेशा के लिए, और ये गारंटी भी कि इजरायली सेना पूरी तरह वापस जाए। अच्छा, जबकि इजराइल के लिए ये बस एक मौका है बंधकों को छुड़ाने का, एक अस्थायी चीज। हाँ, उनका जो आखिरी लक्ष्य है कि हमास को खत्म करना है, वो उस पर अभी भी कायम है। ये बात वाकई सोचने वाली है कि राष्ट्रपति ट्रंप का जो पब्लिक प्रेशर है वो कैसे दोनों को टेबल पर ला रहा है। एक राजनयिक का जिक्र भी है स्रोतों में कि ये ट्रंप ने इजराइल से थोड़ी सख्ती से बात की शायद। हाँ, कुछ कठोर बातचीत का जिक्र है और उससे शायद हमास को थोड़ा आत्मविश्वास मिला है। उन्हें शायद लग रहा हो कि अमेरिका किसी समझौते की गारंटी दे सकता है आगे चलकर। हाँ, हो सकता है। पर देखिए, सबसे बड़ी जो रुकावट है ना, वो संघर्ष विराम शब्द के मतलब में ही है। एक के लिए ये युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता है पूरी तरह से, दूसरे के लिए बस एक स्ट्रेटेजिक पॉज। सही बात है। और ये जो बुनियादी असहमति है, यही किसी भी समझौते को मतलब कमजोर बना देती है। और इस सारी डिप्लोमेसी के बीच जमीन पर तो हालात बहुत बिगड़ रहे हैं। शनिवार को ही देखिए, गाजा में 42 लोगों के मारे जाने की खबर आई। बातचीत अपनी जगह है, लेकिन मानवीय संकट तो गहराता ही जा रहा है। चलिए अब मध्य पूर्व की सुलझी हुई तस्वीर से थोड़ा हटते हैं, दुनिया के दूसरे कोने में चलते हैं। रियो डी जनेरियो, वहां 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चल रहा है। हाँ, ब्रिक्स। और ये समूह हाल ही में बड़ा भी है, 10 सदस्य हो गए हैं, तो ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बिल्कुल, ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और जो नए सदस्य जुए हैं। इस बार इनका फोकस कई बड़े मुद्दों पर है, जैसे व्यापार में जो बाधाएं हैं उन्हें हटाना, सदस्य देशों के बीच अपनी ही करेंसी में व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर जोर है। और एक बड़ा मुद्दा है IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधारों का प्रस्ताव। अच्छा, तो ये साफ है कि ये एक तरह से पश्चिमी देशों का जो वैश्विक वित्तीय दबदबा है ना, खासकर G7 का, उसे चुनौती देने की कोशिश है। यहाँ एक और बड़ी खबर है, इस बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आए हैं। हाँ, ये काफी चर्चा में है। 2012 के बाद ये पहली बार हुआ है कि वो ब्रिक्स समिट में नहीं है। उनकी जगह प्रीमियर ली क्यांग आए हैं चीन से। अब शी जिनपिंग क्यों नहीं आए, इस पर मतलब अटकलें तो बहुत है। क्या चीन के अपने अंदरूनी मामले हैं या ये चीन की कूटनीति में कोई बदलाव का संकेत है, कहना मुश्किल है। हाँ, लेकिन इस बीच भारत का रोल काफी सक्रिय दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी वहां वैश्विक शासन में सुधार, AI, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सहयोग, इन सब पर बात कर रहे हैं। और इंडोनेशिया भी तो है इस बार, पहली बार फुल मेंबर के तौर पर। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है, इंडोनेशिया का शामिल होना। देखिए, ब्रिक्स का ये जो विस्तार हो रहा है और जो उनका एजेंडा है, ये उसे G7 के सामने एक राजनीतिक और आर्थिक विकल्प के तौर पर खड़ा कर रहा है। सही है। डॉलर पर निर्भरता कम करने की बात
IMF में सुधार की मांग, ये सब मौजूदा जो ग्लोबल सिस्टम है उसे सीधी चुनौती है। और जो बात यहाँ सोचने वाली है वो ये कि क्या हम भविष्य में दो अलग-अलग ग्लोबल सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, एक जो G7 और डॉलर के आसपास केंद्रित हो, और दूसरा शायद ये जो नया विस्तारित ब्रिक्स समूह है और जो ये वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द। ये एक बड़ी संभावना दिख रही है। तो आज हमने इन स्रोतों से ये दो बड़ी तस्वीरें देखी। एक तरफ ब्रिक्स जैसी हाई लेवल डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स चल रही हैं, मतलब वैश्विक व्यवस्था का भविष्य तय हो रहा है। हाँ बिल्कुल, बड़ी बड़ी बातें, भविष्य की योजनाएं। और दूसरी तरफ गाजा जैसी जमीनी हकीकत है, जहां फौरी जरूरतें हैं, जहां संघर्ष रोकने की बहुत ही नाजुक कोशिशें हो रही हैं। हाँ, जहां तत्काल जान बचाने का सवाल है। ये दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। तो यहां पर एक सवाल मन में रह जाता है कि ये जो बड़े वैश्विक मंचों पर रणनीतिक बहसें होती हैं और जो जमीन पर तत्काल मानवीय जरूरतें हैं, इनके बीच कोई संतुलन है भी या नहीं, या कैसे बनता है ये संतुलन? बिल्कुल सही सवाल है, और शायद यही सबसे बड़ा विरोधाभास है आज की दुनिया का, कि एक तरफ हम भविष्य की वैश्विक व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ तत्काल जीवन और मृत्यु का संघर्ष चल रहा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी वैश्विक प्राथमिकताएं आखिर हैं क्या। इस पर सोचना